हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जीके में। जीके में आज और अब फिलहाल पॉलिटी मतलब कि पॉलिटिकल साइंस सेकंड चैप्टर, अंतिम आपकी 10th क्लास जो चल रही है, 10वीं क्लास चल रही है, उसका सेकंड चैप्टर पे आप पहुंचे हैं। जिसमें आज पहले आप फर्स्ट चैप्टर में सत्ता की साझेदारी को समझ चुके होंगे, पावर शेयरिंग कि सत्ता को किस प्रकार कैसे चलाया जाता है, किस प्रकार से कौन कौन से संगठनों किन किन समुदायों के द्वारा सत्ता चलती है और क्यों महत्वपूर्ण है सत्ता। ठीक है, तो आज हम जानेंगे संघवाद के बारे में, जानेंगे फेडरलिज्म के बारे में, जानेंगे संघवाद किन किन देशों में, कौन कौन से देशों में संघवाद चल रहा है और या हमारे भारत में संघवाद है या नहीं है, संघवाद क्या चीज है, फेडरलिज्म क्या चीज है। तो आज हम जानते हैं अपनी कक्षा में, आज की क्लास में, संघवाद, जो कि आपके सामने फर्स्ट स्लाइड आपके सामने में दे रखी विद कंटेंट के साथ। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम आपकी और हमारी फर्स्ट, और यह है सेकंड चैप्टर आपके सामने फर्स्ट स्लाइड के सामने, फेडरलिज्म संघवाद। भारतीय गणराज्य, गणराज्य का जिक्र कहीं भी संविधान में नहीं हुआ है, इसके बारे में प्रॉपर जिक्र होगा, मैं आने वाले चैप्टर में सब कुछ बता दूंगा आपको। ठीक है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, भारत की संघीय व्यवस्था, फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया, भारत में विकेंद्रीकरण, ठीक है, पंचायती राज, नगर पालिका, इन सभी की चीजों के बारे में आज मैं बताऊंगा आपको, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई मेरे। ठीक है, सभी चीजें इंपोर्टेंट है। मेरी जो भी क्लास है विद क्वेश्चन के साथ जो क्लासेस करवा रहा हूं मैं, सभी सब्जेक्टों में, चाहे वो आपका हिस्ट्री हो, चाहे वो आपकी जियोग्राफी हो, और चाहे आपके सामने पॉलिटी हो। ठीक है, ये प्रॉपर तरीके से विद क्वेश्चन के साथ मैं कराता रहा हूं और कराता चल रहा हूं विद, और सैटरडे संडे आपके प्रैक्टिस सेट चलते हैं जिनमें आप प्रॉपर तरीके से उन प्रैक्टिस सेट को लगाते हो विद क्वेश्चन के साथ। ठीक है, और बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ मैं समझाता हूं आपको। तो शुरू करते हैं, आज संघवाद के बारे में जानते हैं। ठीक है, संघवाद है क्या। ठीक है, शासन की व्यवस्था जिसमें किसी देश की अवयव इकाइयों और एक केंद्रीय शक्ति के बीच सत्ता की साझेदारी हो, संघवाद कहा जाता है। ठीक है, किसी भी संघीय व्यवस्था में सामान्य तौर पर सरकार के दो सत्र होते हैं। संघवाद का असली मकसद है कि संघवाद के अंदर सत्रों का होना, एक तो होता है राष्ट्रीय सत्र, एक होता है राज्य सत्र, और एक होता है स्थानीय सत्र जिसको आपके पंचायत राज कहा जाता है। ठीक है, वही संघवाद होता है। जहां पर ये चीज लागू नहीं है, जहां पर केंद्रीकरण है, वो संघवाद नहीं है, वो एकात्मक है। ठीक है, संघीय संघवाद आपकी ये है जहां पर सत्रों का निर्माण हुआ है। ठीक है, इनकी अपनी अपनी कानून है, अपनी अपनी व्यवस्था है, अपने अपने अधिकार होते हैं, वही संघवाद होता है। जैसा कि आगे चलकर मैं बताऊंगा आपको संघवाद फेडरलिज्म क्या है। ठीक है, तो एक सतह पर पूरे देश के लिए एक सरकार की होती है और दूसरे सतह पर राज्य सरकार की होती है। जैसा कि मैं बता रहा हूं, केंद्रीय राष्ट्रीय सरकार महत्व के चुनिंदा विषयों के लिए जिम्मेदार होती है, राज्य सरकार उस राज्य के रोजमर्रा के प्रशासन के लिए जिम्मेदार होती है, जो रोजमर्रा जिंदगी मतलब अपने राज्य में जो भी उसमें चल रहा है राज्य के अंतर्गत समाज वर्ग में। ठीक है, दोनों सत्रों की सरकार अपना अपना शासन चलाने के लिए मामले में एक दूसरे से स्वतंत्र आजादी है, वो अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं किसी भी विवाद को, किसी भी डिसीजन को लेने में। ठीक है, किसी भी मांग को, जरूरत को पूरा करने में। ठीक है, इनको अपना अपना स्वतंत्र है। ठीक है, तो ये मैं एक बार इन चीजों को मैं बता देता हूँ, एक लाल और व्हाइट क्या, रेड और व्हाइट क्या चीज है, इनको एक बार मैं बड़ा करके दिखाऊंगा, रफ कर देता हूँ इसको, और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करूंगा। ये जो आपके सामने मैप है, ठीक है, इसमें जो रेड दिख रही है ना, रेड रेड जो हो रहे हैं, इन सभी में संघीय व्यवस्था है। जैसा कि मैंने बताया, दो सत्रीय या तीन सत्रीय। ठीक है, चाहे केंद्र सत्र हो चाहे राज्य सत्र हो। ठीक है, ये दो तो होने होने हैं, तभी वह संघवाद कहलाएगा। चाहे तीसरा सत्र हो या ना हो, पंचायत राज या किसी किसी में चार भी होते हैं। ठीक है, लेकिन दो सत्र जरूर होंगे, केंद्र सत्र और राज्य सत्र। ठीक है, वही जब ही जाकर वो संघवाद कहलाता है। अदर्स वाई वो एकात्मक में आ जाते हैं, केंद्रीकरण में आ जाते हैं। हमारे ये भारत जो जैसे विकेंद्रीकरण है वो, ठीक है, अपने अपने स्वतंत्र है, अपने अपने अधिकारों को लेकर के अपने अपने डिसीजन खुद लेती है सारी, केंद्र हो चाहे राज्य हो। ठीक है, ये मैं पहले प्रॉपर अभी स्लाइड में मैंने बताया आपको। ठीक है, तो जैसे कि कनाडा है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, ब्राजील है, अर्जेंटीना है, रूस है, भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, और नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका, ये सभी जो भी देश है, पाकिस्तान नल्ला है, ये भी है। मतलब कुल मिला के 193 देशों में से कम 25 ऐसे देश हैं केवल जो संघीय व्यवस्था को लागू करते हैं, अपने देशों के अंदर संघीय व्यवस्था है
जिनमें, ठीक है। और अदर्स मतलब कि इनमें सभी में 40% मैंने दे रखी है नीचे। हालांकि दुनिया के 193 देशों में से केवल 25 में संघीय शासन व्यवस्था है, लेकिन इन देशों में दुनिया का 40% जनसंख्या रहती है और दुनिया के अधिकतर बड़े देश संघीय हैं। क्या आप इस मानचित्र के बारे में ये तो अब पढ़ लेना, ठीक है। तो ये सभी चीजें आपको मैंने बता दी है, कहाँ कहाँ पर संघीय व्यवस्था विराजमान है, ठीक है, कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर आपके सामने, ठीक है। अब आपके दिमाग में संघवाद फेडरलिज्म खत्म हो चुका होगा, संघवाद जो आता ना, वो सभी चीजें खत्म हो चुकी होंगी। नेक्स्ट है भारतीय गणराज्य। हालांकि भारत के संविधान में गणराज्य शब्द का उल्लेख नहीं है, मैंने बताया शुरू में ही, लेकिन भारतीय राष्ट्र का निर्माण संघीय व्यवस्था पर हुआ है। भारत के संविधान में मूल रूप से 2 स्तर के शासन तंत्र प्रावधान रखा गया है। एक स्तर पर केंद्रीय सरकार होती है, बिल्कुल, और भारतीय संघ को प्रतिनिधित्व करती है, भारत को, सिर्फ पूरे भारत के सभी राज्यों को, ठीक है, प्रतिनिधित्व करती है। और दूसरे स्तर पर राज्य सरकारें जो केवल राज्य को प्रतिनिधित्व करती है। बाद में इस व्यवस्था में एक तीसरे स्तर को जोड़ा गया जो पंचायत राज नगर पालिका के रूप में है। ये 73 और 74 संशोधन के तहत जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था, इन कमेंट मुझे बताओ कौन से ईयर में, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं भाई मेरे। संघ व्यवस्था के प्रमुख लक्षण क्या है? मेन फीचर्स ऑफ फेडरल सिस्टम्स। इस प्रकार की शासन व्यवस्था में 2 या 2 से अधिक सत्र होते हैं। जैसे मैंने बताया आपको 2 सत्र होने ही चाहिए, वही संघवाद रहता है, नहीं तो आपको पता ही है। शासन के विभिन्न सत्रों द्वारा नागरिकों के एक ही समूह पर शासन किया जाता है और हर सतह का अधिकतर क्षेत्र अलग होता है। संविधान में सरकार के विभिन्न सत्रों का अधिकार क्षेत्र के बारे में साफ साफ उल्लेख किया गया है। हर सत्र की सरकार का अस्तित्व अधिकार क्षेत्र में संविधान की गारंटी मिली होती है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। संविधान के मूलभूत प्रावधानों को बदलना सरकार के किसी भी सत्र द्वारा अकेले संभव नहीं होता। यदि ऐसे किसी बदलाव की जरूरत होती है तो इसलिए सरकार के दोनों सत्रों को सहमति की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, दोनों आपस में सहमति करते हैं। अब क्या है, न्यायालय का क्या काम है? न्यायालय का यह अधिकार होता है कि वह संविधान का अर्थ निकाले और सरकार के विभिन्न सत्रों के कार्यों का व्याख्यान करे। जब कभी सरकार के विभिन्न सत्रों के बीच अधिकारों को लेकर कोई मतभेद होता है तो ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का काम किसी एम्पायर की तरह होता है। सर्वोच्च न्यायालय, जो न्यायालय के मैंने बताई आपको 3 ही चीज हैं, एक तो विधायिका, एक कार्यपालिका और एक न्यायालय या न्यायपालिका, ठीक है। मैंने तीनों चीजों को प्रॉपर तरीके से मैंने बताया, पॉइंट वाइज, बिल्कुल कहां से क्या पॉइंट आपको बताएगा, कहां से क्वेश्चन आएगा, ये पीछे चैप्टरों में जाकर देखो, ठीक है। सरकार के हर सत्र के लिए वित्त के स्रोतों का स्पष्टीकरण दिया गया है। इससे विभिन्न सत्र के सरकार वित्तीय स्वायत्तता सुनिश्चित होते हैं, ठीक है। ये सभी चीजें सन 1947 का भारत है, ये मैंने पीडीएफ में देख लेना आप, ठीक है। संघीय ढांचे के दो उद्देश्य होते हैं। जैसे कि पहला उद्देश्य है देश की एकता को बल देना, बिल्कुल पहले बताया मैंने। दूसरा उद्देश्य क्षेत्रीय विविधता का सम्मान करना या सम्मान देना। किसी भी आदर्श संघीय व्यवस्था के 2 पहलू होते हैं। आदर्श संघीय व्यवस्था की बात हो रही है, एक तो पारस्परिक विश्वास और साथ में रहने वाली सहमति। ये दोनों पहलू संघीय व्यवस्था के गठन को कामकाज के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है, तभी जाकर अब देश आगे बढ़ता है। सरकार के विभिन्न सत्रों के बीच सत्ता की साझेदारी के नियम को सहमत होना जरूरी होता है। विभिन्न सत्रों में परस्पर यह विश्वास भी होना चाहिए कि वे अपने अपने अधिकार क्षेत्रों को मानेंगे, एक दूसरे का अधिकार दखल अंदाजी नहीं करेंगे। ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है, मैंने शुरू स्टार्टिंग में पहली स्लाइड में बता दिया है। सत्ता का संतुलन, बैलेंस ऑफ पावर। अलग अलग संघीय ढांचे में केंद्र और राज्य सरकार के बीच सत्ता के संतुलन को अलग अलग प्रकार होते हैं और यह संतुलन उस ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य पर निर्भर करता है जिस पर उस संघ का निर्माण हुआ होता है। कोई दिक्कत? नेक्स्ट, संघ के निर्माण के 2 तरीके हैं जो निम्नलिखित हैं, ठीक है। सबको साथ लाकर संघ बनाना, इस प्रकार की व्यवस्था में स्वतंत्र राज्य होता है, एक दूसरे से मिलकर एक संघ का निर्माण करते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है कि वैसे राज्य अपनी स्वायत्तता बनाए रखने के लिए साथ साथ अपनी सुरक्षा बढ़ा सके। इस प्रकार की व्यवस्था में केंद्र की तुलना में राज्य के पास अधिक शक्ति होती है। इस प्रकार की संघ व्यवस्था के उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। इनमें क्या है कि यहाँ पर केंद्र की कम मानते हैं और राज्यों की ज्यादा मानते हैं। कहां पर? जो मैंने अभी बताया, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। अपने भारत में क्या है, पहला केंद्र की मानी जाएगी जो भी चीज होगी और फिर राज्य की मानी जाएगी, ठीक है। कोई भी बड़े से बड़े जो नियम कानून बनाया जाएगा उसमें सबसे ज्यादा किसकी चलेगी? केंद्र की चलेगी, ठीक है। कभी कहने लोगों भाई आपने तो राज्य की बताई, नहीं नहीं, केंद्र की भी चलेगी, ठीक है। समवर्ती जो सूची होती है ना, मैंने बताई, समवर्ती सूची बताऊंगा आपको प्रॉपर तरीके, जो आर्टिकल वगैरह चलेंगे, सूचियां कराऊंगा बहुत अच्छे तरीके से, संशोधन कराऊंगा, समवर्ती सूची करवाऊंगा, ठीक है। सारी चीजें प्रॉपर तरीके से चलेंगे आर्टिकल वाइज, ठीक है। सबको जोड़कर संघ बनाना, मतलब कि वहां तो था सबको साथ लाकर संघ बनाना, ठीक है। जैसे कि ये है केंद्र, ठीक है, ये है राज्य,
ठीक है मेरे भाई। इसमें इनको सबको साथ ला करके सरकार बनाना। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पहले राज्य हैं और फिर एक केंद्र, ये अपना भारत, ऐसे ऐसे ऐसी बात हुई है यहाँ पर। ठीक है, इस प्रकार के संघ व्यवस्था में एक बहुत बड़ी विविधता वाले क्षेत्र एक साथ रखने के लिए सत्ता साझेदारी होती है। इस प्रकार की व्यवस्था में राज्यों की तुलना में केंद्र अधिक शक्तिशाली होता है। हो सकता है कि कुछ इकाइयों को अन्य मुकाबले अधिक शक्ति मिले हो। उदाहरण के लिए भारत में जम्मू कश्मीर और अन्य राज्यों के मुकाबले अधिक शक्ति मिली हुई है। इस प्रकार के संघ व्यवस्था के उदाहरण भारत, स्पेन, बेल्जियम आदि है। ठीक है, ये सारी चीजें तो अब समाप्त हो चुकी हैं, पर लेकिन जो पहले था वो सब खत्म है। अब फिलहाल संघ व्यवस्था है अपने प्रॉपर तरीके से, हम कह सकते हैं कि अपने भारत में एक समान कानून है, एक संविधान है। पहले दो संविधान हुआ करते थे, ये आप सभी भाइयों को पता भी होगी और आपने सुनी भी होगी, देखी भी होगी। ठीक है, नेक्स्ट है विषय की लिस्ट। विषयों की लिस्ट कौन कौन सी है? एक तो यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, साझा लिस्ट है। यूनियन लिस्ट का मतलब है कि इस लिस्ट में राष्ट्रीय महत्व के विषय में आते हैं। कुछ विषय पर पूरे देश में एक जैसी नीति की जरूरत होती है, इसलिए इन्हें यूनियन लिस्ट में रखा जाता है। ऐसे विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास होता है। कभी कहने लगो भाई राज्य सरकार क्यों ना जा रही है, हम ऐसा नहीं है कुछ भी। ठीक है, भारत, अपने भारत की बात हो रही है। यूनियन लिस्ट के कुछ विषय हैं देश की सुरक्षा, विदेश नीति, बैंकिंग, सूचना प्रसारण और मुद्रा। जैसे कि कुल मिला के जैसे कि सेना है, आर्मी सेना या कुछ तीनों है अपनी सेना। ठीक है, उनमें कौन, उनका लीडर कौन होगा, उनको कमांड कौन देगा? अपनी केंद्र सरकार। ठीक है, कभी कहने लोगों कि भाई स्टेट क्यों नहीं दे रही, स्टेट को कोई मतलब नहीं उसमें। ठीक है, स्टेट में सिर्फ पुलिस है, पुलिस को ही कर सकती है, वो भी स्टेट के पुलिस को अपनी को। ठीक है, कमांड दे सकती है, कुछ भी करवा सकती है। ठीक है, स्टेट में वो आता है। स्टेट ले जो विषय स्थानीय महत्व के होते हैं, अपने अपने स्थान डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जो, ठीक है, उन्हें स्टेट लिस्ट में रखा जाता है। ऐसे विषयों पर ऐसे विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य के पास होते हैं। पुलिस है, व्यापार, वाणिज्य, कृषि, चाहिए पूछे गए क्वेश्चन है, पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि आदि सिंचाई, ये किसके अंडर आते हैं? स्टेट लिस्ट के अंडर। ठीक है, साझा लिस्ट जैसे कि समवर्ती जो होते हैं आपस में, स्टेट और यूनियन दोनों, मतलब केंद्र और राज्य दोनों मिलते हैं। इस लिस्ट में कॉन्करेंट लिस्ट होती है और वैसे विषय जो साझा महत्व के होते हैं इस लिस्ट में आते हैं। साझा लिस्ट के विषय कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों के पास होते हैं। यदि केंद्र और राज्य द्वारा बनाए गए नियमों को टकराव की स्थिति होती है तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून मान्य होता है। जो केंद्र कहेगा वही राज्य मानेगा। ठीक है, उदाहरण के लिए शिक्षा में, वन में, ट्रेड में, यूनियन, विवाह, दत्तक, अभिग्रहण, उत्तराधिकारी सभी इंपॉर्टेंट है। शिक्षा भी एक अब साझा लिस्ट में है। ठीक है, पूछ लेगा आपसे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, शिक्षा मोस्ट इंपोर्टेंट है, साझा लिस्ट में है, समवर्ती सूची में है। नेक्स्ट है बची हुई लिस्ट, जैसे कि वैसे विषय जो ऊपर दी गई कुछ किसी भी लिस्ट में न आते हैं, जो मैंने बताई, यूनियन और स्टेट और एटलिस्ट साझा। ठीक है, और जो बची हुई है उसमें से कोई किसी लिस्ट में से नहीं आते तो उन्हें बचे हुए विषयों को लिस्ट में रखा जाता है। ऐसे विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास होते हैं। कुल मिला के केंद्र का अपना विशेष दर्जा, जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया है। इस राज्य का अपना अलग संविधान है। भारत के संविधान के कई, ये छोड़ देना आप। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय गणराज्य की कुछ इकाइयों का क्षेत्रफल इतना कम है कि उन्हें एक राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता। कुछ अन्य कारणों से नहीं किसी अन्य राज्यों में मिलाया भी नहीं जा सकता। इन इकाइयों के पास बहुत ही कम शक्ति होती है, इन केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। ऐसे क्षेत्रों को प्रशासन के लिए केंद्र सरकार के पास विशेष अधिकार, उदाहरण दिल्ली, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, ये सभी इंपोर्टेंट है, केंद्र शासित प्रदेश है जिन पर केंद्र का ही ज्यादातर अपना वही होता है रोल। ठीक है, भारत में सत्ता की साझेदारी या प्रणाली हमारे संविधान की मूल संरचना में। इस प्रणाली को बदलना बहुत कठिन है, अकेले संसद द्वारा यह संभव नहीं है। इस प्रणाली में कोई भी बदलाव लाने के लिए तो उसे संसद दोनों सदनों में से 2/3 बहुमत में पास करना होगा। ठीक है, उसके बाद कम से कम आधे राज्यों की विधानसभा में सहमति लेनी होगी। कोई दिक्कत नहीं। भारतीय की संघीय व्यवस्था क्या है कि भारतीय संघीय व्यवस्था की सफलता के कारण कौन कौन से है, कि संघीय व्यवस्था कैसे पनप रही है। भारत एक विशाल देश है, भाषाई राज्य पर, भाषा एक विशाल देश है भारत हमारा, जहाँ अनेक भाषाएं बोली जाती है। विविधता वाला भरा हुआ देश हमारा भारत। इसके अलावा यहाँ भौगोलिक, जाति, सांस्कृतिक विविधताएं भी हैं। कुछ राज्यों का गठन भाषा के आधार पर किया गया ताकि एक भाषा बोलने वाले लोग एक राज्य में रह सके। उदाहरण तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र आदि कुछ राज्यों का गठन भूगोल, जातीय, संस्कृत आधार पर हुआ है। उदाहरण नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड आदि को दिक्कत है, इनमें एक ही जैसी भाषा बोलते हैं। जैसे बिहारी लोग बिहार में बिहारी भाषा बोलते हैं, भोजपुरी या ये जो भी कुछ है ना। पश्चिम बंगाल में बांग्ला भाषा बोली जाती है, तमिलनाडु में तमिल भाषा बोली जाती है। ठीक है, कर्नाटक में कौन सी
कन्नड़ बोली जाती है, केरल में मलयालम बोली जाती है। तो इनके अपने 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 भाषा के तौर पर गठन हुए राज्य है ये। ठीक है, भाषा नीति क्या है? भारत के संविधान में किसी भी भाषा का राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। हिंदी को आधिकारिक भाषा की मान्यता दी गई है। ये हमारी कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, ये राजभाषा है। ठीक है, लेकिन हिंदी केवल 40% लोगों की मातृभाषा है, इसलिए दूसरी भाषाओं की रक्षा करना अनिवार्य हो जाता है। इसके लिए कई प्रावधान बने गए। हिंदी के अलावा 21 अन्य भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। केंद्र और राज्य के रिश्ते, केंद्र और राज्य के बीच के रिश्तों के पुनर्गठन से हमारी संघीय व्यवस्था को और बल मिल रहा है। ये इंपॉर्टेंट है केंद्र और राज्य के रिश्तों के बारे में। ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट है, कांग्रेस की मोनोपोली की समय कैसा था? आजादी के बाद, ये थोड़ा सा अलग से डाल दिया मैंने। आजादी के बाद एक लंबे समय तक भारत के अधिकांश हिस्सों में केंद्र और राज्य की एक पार्टी की सरकार हुआ करती थी, जो कांग्रेस थी। यह कांग्रेस की मोनोपोली का दौर था। उस दौर में ऐसा अक्सर होता था, जब केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार के अधिकारों को अवहेलना की जाती थी, तो छोटी छोटी बात पर किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता था। ये क्या था? मोनोपोली। जैसे मैंने बताया, अपना खुद का चलाना। ठीक है, क्योंकि लोग और किस आदर्श विपक्ष को पार्टी थी ही नहीं इसकी टक्कर लेने वाली। ठीक है, कांग्रेस थी, वो अपना खुद करती थी। ठीक है, जो राज्य नहीं मानता था वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा देती थी। ठीक है, गठबंधन सरकार के दौर की जब स्थिति आने लगी तो देखना, 1989 के बाद कांग्रेस की मोनोपोली के दौर समाप्त होने लगा और उसके बाद केंद्र में गठबंधन सरकार का दौर शुरू हुआ। इससे राज्य सरकार के स्वायत्त को अधिक सम्मान मिलने लगा और सत्ता में साझेदारी भी बढ़ी। इससे भारत में संघीय व्यवस्था की और अधिक बल मिला था। ठीक है, भारत में भाषाई विविधता, ये 1991 में जनगणना के अनुसार भारत में 1500 से अलग अलग भाषाएं मिली हैं। ठीक है, 1500 से आंकड़े पूछे गए हैं। इन भाषाओं को कुछ मुख्य भाषाओं के समूह में रखा गया है। उदाहरण के लिए भोजपुरी, मगधी, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी, भीली के अन्य भाषाओं को हिंदी के समूह में रखा गया है। विभिन्न भाषाओं के समूह बनाने के बाद भी भारत 114 मुख्य भाषाएं और इनमें से 22 भाषाओं को संविधान में 8वें अनुसूची में रखा गया है। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर। ये सभी क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन है। और आगे है, अन्य भाषाओं को अनुसूचित भाषा कहा जाता है। इस तरह से भाषाओं के मामले में भारत दुनिया का सबसे विविध देश है। ठीक है, भारत में विकेंद्रीकरण कैसे होता है? हाँ, भारत का विकेंद्रीकरण। भारत एक विशाल देश है जहां दो सत्रों वाली सरकार से काम चलाना बहुत मुश्किल काम है। भारत के कुछ राज्य तो यूरोप के कई देशों से भी बड़े हैं। जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश तो रूस से भी बड़ा है। इस राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में बोली, खान पान, संस्कृति विविधता देखने को मिलती है। आपको जैसे कि पता है, मैंने भौगोलिक क्षेत्र में ज्योग्राफी में बताया हुआ है सारी चीजें। कई स्थानीय मुद्दे ऐसे होते हैं जिनका निपटारा स्थानीय स्तर पर किया जाता है। ठीक है, स्थानीय सरकार के माध्यम 1992 में विकेंद्रीकरण दिशा एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। संविधान संशोधन किया गया ताकि लोकतंत्र के तीसरे स्तर को अधिक कुशल और शक्तिशाली बनाया जा सके। स्थानीय स्वासी निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। सभी सीटों को कम से कम 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के चुनाव में सुचारू रूप से करवाने के लिए हर राज्य को एक स्वतंत्र राज्य चुनाव आयोग का गठन किया गया था। आपको पता होगा, हर राज्य में अलग चुनाव गठन आयोग होता है और वही करवाती है। नेक्स्ट है आपका पंचायती राज। पंचायती राज के बारे में पढ़ेंगे हम, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में भी पंचायत राज कैसे, कहाँ, क्या हुआ, कैसे शुरुआत हुई, सारी चीजें आज हम जानेंगे पंचायती राज में। ठीक है, नेक्स्ट है पंचायती राज। राज्य सरकारों को अपने राजस्व में से कुछ हिस्सा इन स्थानीय निकायों को देना होगा, जो कि तीसरा सत्र मैंने बताया है आपको। यह हिस्सा अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो सकता है। ग्रामीण, स्थानीय, स्वशासी निकाय को आम भाषा में पंचायत राज कहते हैं। ठीक है, जो स्थानीय स्तर बोलते हैं। हर गांव, कुछ राज्यों में गांव का एक समूह में एक ग्राम पंचायत होती है। यह कई वार्ड सदस्य, मतलब पंच जो होते हैं, एक समूह होता है और पंचायत के अध्यक्ष को सरपंच कहा जाता है। ठीक है, पंचायत के सदस्यों को चुनाव उस पंचायत में रहने वाले वयस्क को, जो 18+ जो व्यक्ति होते हैं, महिलाएं पुरुष होते हैं, वो जो देते हैं, उनके द्वारा जो बनाया जाता है वो पंचायत, उसको सरपंच होता है। ठीक है, स्थानीय स्वशासी संरचना जिला के स्तर तक होती है। पंचायत समिति कुछ ग्राम पंचायत को मिलाकर एक पंचायत समिति या प्रखंड या मंडल बनाता है और इस मंडली के सदस्य का चुनाव उस क्षेत्र के सभी पंचायत के सदस्य द्वारा किया जाता है। खूब अच्छे तरीके से मैं पहले जिक्र कर चुका हूं उनको। जिला परिषद क्या है? एक जिले की सारी पंचायत समितियां मिलकर जिला परिषद का निर्माण करती हैं। जिला परिषद के अधिकतर सदस्य चुनकर आते हैं। उस जिले के लोकसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य और जिला स्तर के निकायों को कुछ
अधिकारी जिला परिषद के सदस्य होते हैं। जिला परिषद के राजनीतिक मुखिया जिला परिषद का अध्यक्ष होता है, खूब अच्छे तरीके से पता है। नगर पालिका म्युनिसिपैलिटी, इस तरह से ही शहरी क्षेत्र में भी स्थानीय स्वशासी निकाय होते हैं। शहरों में नगर पालिका का गठन होता है, बड़े शहरों में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का गठन होता है, जो नगर निगम होते हैं। इनके सदस्य वार्ड काउंसिल लोगों द्वारा चुने जाते हैं। फिर ये सदस्य अपने चेयरमैन का चुनाव करते हैं। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में से मेयर कहा जाता है। ठीक है, सभी चीजें आपको प्रॉपर तरीके से बता दी मैंने। ठीक है, एक नगर निगम होता है और एक होता है आपका नगर पालिका। ठीक है, नगर निगम बड़ा होता है, ठीक है मेरे भाई, और नगर पालिका आपकी छोटी होती है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे भाई। नगर निगम क्या है, नगर पालिका क्या है, इस दोनों में अंतर क्या चीज है, ये सारी चीजें मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक है, अब सीधे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन संघ सूची का विषय नहीं है? विदेशी मामले बिल्कुल है, संघ सूची। मुद्रा भी है, बैंकिंग है, लेकिन कानून व्यवस्था नहीं है। ठीक है, कानून व्यवस्था अपना संघ का अगला है, मतलब केंद्र का अलग है अपना और राज्य का अलग है। ठीक है, सभी चीजें मैं बता चुका हूँ आपको। ठीक है, ये पेन थोड़ा सा वैसे चल रहा है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस देश में सरकार का संघीय रूप है? मिस्र, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड। अब आपको मैंने बताया था ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड में भी नहीं है, मिस्र में भी नहीं, श्रीलंका भी नहीं है। संघीय रूप पूछा है, जहाँ में 2 सत्र या 3 सत्र की सरकार होती है। ठीक है, भारत में कितने प्रतिशत लोग मातृभाषा हिंदी को बोलते हैं? वो है 40%। ठीक है, केवल 40% हिंदी को लोग हिंदी बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन संघवाद की प्रमुख विशेषताओं में से एक नहीं है? सरकार के दो से अधिक सत्र है, बिल्कुल है। कानून बनाने, कानून वसूल और प्रशासन के विशिष्ट मामलों में प्रत्येक सत्र पर अपना अधिकार क्षेत्र है, बिल्कुल है। सरकार के प्रत्येक सत्र के अस्तित्व और अधिकार का संवैधानिक गारंटी है, ये गलत हो जाता है। सरकार के किसी एक सत्र से संविधान को एक तरफा बदल जाना, ये गलत है, ठीक है? नहीं, ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो डी इज द रॉन्ग आंसर है आपका, डी गलत हो जाता है आपके सामने। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं को दर्जा दिया गया है? 22 भाषाओं का। ठीक है, इसमें आपको पता करना है इंग्लिश है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, बताओ है कि नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एकात्मक सरकार के संबंध में गलत है? अब आपने जैसे चैप्टर पढ़ा है, मेरी कक्षा ली है, तो आप प्रॉपर तरीके से इसको बता दोगे। सरकार का केवल एक सत्र या उप इकाई केंद्र सरकार के अधीनस्थ है, ये ठीक बात कि ये एकात्मक सरकार की बात है जहां पर संघवाद नहीं है। ठीक है, केंद्र सरकार प्रांतीय सरकार को आदेश पारित कर सकती है, बिल्कुल। और एक राज्य सरकार केंद्र सरकार को प्रेरित जवाबदेही है। राज्य सरकार की शक्तियां संविधान द्वारा गारंटीकृत, ये गलत हो जाती है। ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर हो जाता है इसका। 2 प्रकार के मार्ग जिनके माध्यम से संघों का गठन किया गया है, ये कौन से हैं? एक मार्ग में स्वतंत्र राष्ट्र शामिल है, एक बड़ी इकाई बनाने के लिए एक साथ आती हैं। दूसरा मार्ग वह जहां के एक बड़े देश शक्तियों को राष्ट्रीय सरकार भी विभाजित करने का निर्णय लेता है, उपरोक्त दोनों। तो सी इज द राइट आंसर हो जाता है इसका, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, भारत का संविधान मूल रूप से इसके लिए प्रदान किया गया है, सरकार की एक दो स्तरीय प्रणाली, ए इज द राइट आंसर, कोई दिक्कत नहीं। नहीं सॉरी, एक दो स्तरीय है, हाँ यही है। त्रिस्तरीय भी नहीं, एकल स्तरीय भी नहीं, एक चार, ये नहीं है। ठीक है, और देख लेना। भारत सरकार की भाषा नीति के बारे में सही कथन चुने। अंग्रेजी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, गलत। नागरिक किसी भी भाषा को राष्ट्रीय भाषा के रूप में चुनने के लिए स्वतंत्र है। यहाँ पर बात की है भारत सरकार की भाषा नीति के बारे में। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, ये भी गलत। भारत के संविधान ने किसी भी भाषा को राष्ट्रीय घोषित नहीं किया, ये ठीक कथन है। ठीक है, ये भी गलत हो जाता है। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट है संवैधानिक संशोधन 1992 के आधार पर इनमें से कौन सा गलत है? 1/4 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। स्थानीय सरकार के निकाय नियोग चुनाव ये तो दिया था, SC/ST भी दिया था, राज्य चुनाव आयोग के लिए भी दिया था, लेकिन ये नहीं है। 1/4 महिलाओं के लिए आरक्षित। ठीक है, तो ए इज द राइट आंसर। ग्रामीण स्थानीय सरकार की किस नाम से लोकप्रिय है? जिला परिषद, जिला पंचायत, पंचायत राज। तो ग्रामीण पंचायत राज ही कहा जाता है। ठीक है, पूरे जिले का प्रशासन कौन संभालता है? सरपंच, मेयर, जिला मजिस्ट्रेट। तो जिला मजिस्ट्रेट, कलेक्टर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा 7 रहकर संघ, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, 7 रहकर संघ का उदाहरण नहीं है? भारत, स्पेन, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड इज द राइट आंसर हो जाता है, और सभी हैं। ठीक है, पंचायत राज की 3 स्तरीय प्रणाली का कौन सा हिस्सा नहीं है? नगर पालिकाएं, ग्राम पंचायत है, ब्लॉक समिति है, जिला परिषद है। ए इज द राइट आंसर, ये नहीं है। नगर पालिका, नगर निगम मैंने आपको बताया हुआ है। नगर निगम के प्रमुख कौन होते हैं? मेयर, चेयरमैन, सचिव, प्रधान। तो मेयर होते हैं नगर निगम के। जब सत्ता केंद्र राज्य सरकार से छीन ली जाती है
और स्थानीय सरकार में दे दी जाती है तो उसे कहा जाता है वितरण, केंद्रीकरण, पुनर्गठन या विकेंद्रीकरण। अब आपको सिंपल से इन कमेंट मुझे बताना है इसके बारे में, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन 7 आकर संघ का उदाहरण नहीं है? भारत, यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। अब यूएसए, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया ये 7 आकर तो संघ उदाहरण नहीं है, इनमें से भारत ये 7 आकर संघ की बात की है इन्होंने। यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया अलग है क्योंकि ये राज्य की ज्यादा चलती है यहाँ पर और केंद्र की कम चलती है, लेकिन भारत में केंद्र की चलेगी, राज्य स्तर की कम, ठीक है। पंचायत राज की प्रणाली, मोटा मोटा खुला खुला बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। पंचायत राज की प्रणाली में शामिल ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर, ग्राम राज्य स्तर गलत, ग्राम जल राज्य स्तर, ग्राम ये भी गलत है, ठीक है। तो ए इज द राइट आंसर हो जाता है। और नेक्स्ट आपके सामने, यदि 19 क्वेश्चन है, यदि समवर्ती सूची पर केंद्र राज्य सरकार को कानून टकराव हो जाता है तो केंद्र सरकार का मान्य होगी, बी इज द राइट आंसर, मैंने बताया है। संविधान की संघ सूची में सम्मिलित प्रमुख विषय हैं प्रतिरक्षा और संचार, बैंकिंग और रेलवे, विदेशी मामले और डाक, तो डी इज द राइट आंसर हो जाता है इसका, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है आपको अभी तक। और नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में खत्म आपकी, ठीक है। तो ये क्लास भी संघवाद फेडरलिज्म विद क्वेश्चन के साथ मैंने आपको करवाया है। जिस एनर्जी के साथ मैंने क्लास शुरू की थी उसी एनर्जी के साथ मैं क्लास को समाप्त कर रहा हूं। इसी तरीके से हम 10th क्लास को समाप्त कर देंगे, फिर उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू चलेंगे प्रतिदिन पर डे, ठीक है। एमसीक्यू कराऊंगा जब तक आपके पेपर नहीं आ जाते, ठीक है। तो इसी के साथ मैं विदा लेना चाहता हूँ सभी भाइयों से, बहनों से, सभी छात्रों से। नमस्ते साथियों, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो। और माफी चाहता हूँ सभी भाइयों से अगर मैं कहीं भी कोई गलती दे रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ या गलत आपको सूचना दे रहा हूँ, ठीक है। कुछ भी कहीं भी किसी क्वेश्चन में कमेंट में इन कमेंट मुझे बता देना कि यहाँ से सर ये आपने गलत बोला, तो उसको मैं ठीक करके आपको बता सकता हूँ, ठीक है। तो विदा लेना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते, राम राम।